सुबह से शाम तक आप जूझते रहते हैं जानी पहचानी समस्याओं से। गंदगी, सड़कें, प्रदूषण, ट्रैफिक, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, न जाने कितने मुद्दे हैं जिससे नागरिक हैं त्रस्त। जनजीवन रहता है अस्त व्यस्त। कौन है जिम्मेदार? कैसे दूर होंगी ये समस्याएं? आइए खोजते हैं समाधान और इसके लिए मिल बैठकर एक साथ करते हैं मंथन। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज़ शाम आपके बीच में आते हैं अपने कुछ अतिथियों के साथ, उनके विचारों के साथ। विषय होता है जो भी आजकल चल रहा हो। और आज आप यहाँ आगरा, उत्तर प्रदेश और भारत में ही नहीं, पूरे देश में सिर्फ एक ही बात चल रही है, कोरोना कोरोना कोरोना। हम इससे कैसे लड़ें, कैसे भिड़ें, हम इससे कैसे बचाव अपना कर सकते हैं। जाहिर है कि कार्यक्रम में भी हम इसी बात को कहेंगे, आपसे भी कहेंगे। आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, वो भी आपसे कह रहे होंगे, कोरोना से डरिए, घर से मत निकलिए, घर के अंदर रहिए, घर का आनंद लीजिए कुछ दिन, और कोरोना निश्चित रूप से हार जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कोरोना घर में आता नहीं है, आप ही उसे लेकर आएंगे। यदि आप बाहर नहीं जाएंगे तो वो अंदर नहीं आएगा। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में दो अतिथि, विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में आए हैं। एक नितिन अरोड़ा जी हैं जो युवा व्यवसायी हैं, और एक हमारे विवेक रायजादा जी हैं जो बहुत ही चर्चित और फेमस हैं, अपने कार्यों से अलग अलग विषय पे कार्य करते हैं। नितिन अरोड़ा जी आज के समय में आगरा में एक कम्युनिटी किचन भी चला रहे हैं अपने साथियों और सहयोग से उनके, और व्यवसायी हैं। उनकी समस्याओं को कैसा वो फील करते हैं, हम उनसे बात करेंगे। नितिन जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विवेक जी के बारे में मैं क्या आपको बताऊं, जो जानते हैं अखबारों में आए दिन इनकी तस्वीर छपती है। रात के 2 बज रहे हों, 4 बज रहे हों, दोपहर के 3 बज रहे हों, साधन हो या ना हो, यदि किसी का फ़ोन आता है कि कोई निर्जीव बेजुबान जानवर परेशान है, उसको कार टक्कर मार गई है, भूखा है, प्यासा है, कोई बीमार हो गया है, उसके लिए तुरंत अपने आप पहुँचते हैं, उसके अपने स्तर से सेवा करते हैं। विवेक रायजादा जी, आपका स्वागत है। विवेक रायजादा जी, आपके नाम में ही राय है, यानी कि आप हमेशा राय दे सकते हैं, उचित राय दे सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो हमारा इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, हमारे कार्यक्रम का भी नाम हमारे ब्यूरो चीफ सोनू मल्होत्रा ने द लॉकडाउन करके एक सीरीज़ चलाई है। रोज़ हम इसमें अतिथियों को बुलाएंगे, लाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या राय देंगे, विवेक रायजादा जी? नमस्कार जी। मैं बस यही आपके माध्यम से आगरा की जनता और जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो दिशा निर्देश दिए हैं शासन और प्रशासन की तरफ से, उनको पूरी तरह से पालन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और देश के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बस यही मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। नितिन जी, आप हमारे बीच में हैं। आप के बारे में बताया गया है कि आप कम्युनिटी किचन चलाते हैं। कैसे करते हैं आप ये सब, और कितना लोगों का सहयोग मिल रहा है? देखिए, हमारी कम्युनिटी किचन जो है वो छोटी सी रेजिडेंशियल सोसाइटी है। उसमें कुछ लोगों ने वॉलंटियर करके स्टार्ट करी है, जिसमें करीब 300 के आसपास तक फूड पैकेट्स हम बांट पाते हैं डेली के। ये कहीं से स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, वही लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। कोई आटा भेज देता है, कोई चावल भेज देता है, कोई तेल भेज देता है, कोई किसी और तरह का राशन भेज देता है, कोई पैकेजिंग मटेरियल दे देता है। और जो सामान नहीं दे पाता है वो डायरेक्ट जो है दान की फॉर्म में थोड़ा सा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे देता है जी। हम जो है प्रशासन की मदद से वो पैकेट हम पुलिस और प्रशासन की मदद से कुछ आसपास के एरिया में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो काम पे नहीं जा रहे हैं, उनमें बंटवा दें। विवेक जी, आपसे प्रश्न करूंगा कि आप भी एक अपने स्तर से, मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे आपके फ़ोटो देखे हैं और मैंने स्वयं भी जाकर आपके यहाँ देखा है कि आप खुद कढ़ाई में पूड़ी बना रहे होते हैं, रोटी बेल रहे होते हैं और कुछ सब्जी काट रहे होते हैं। कैसे कर रहे हैं आप ये सब? देखिए, बहुत एक धनाढ़ परिवार से नहीं हूँ, बहुत एक सामान्य हूँ और एक छोटा सा व्यापार करता हूँ। लेकिन किसी का दर्द, जब बेजुबान का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता, तो हम इंसान तो एक ज़ुबान लेकर के पैदा हुए हैं और बता सकते हैं कि हम भूखे हैं, हमें भूख लग रही है, दर्द है। तो लॉकडाउन पीरियड था, ईश्वर ने, साईनाथ ने कुछ हमें ऐसा
सक्षमता दी हुई है और एक दिल भी ऐसा दिया हुआ है कि हमें करना है। और साथ ही साथ इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का और मेरे मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है कि वो लोग अगर ढंग से नहीं कर पाते तो श्रम अपना दान करते हैं मेरे यहाँ। और मैंने पहले कहा कि धनाढ्य नहीं हुई, इस वजह से मैं हलवाई वगैरह की व्यवस्था नहीं कर सकता था और अपने हाथों से ही हम आटा भी मढ़ा हमने, पूड़ियाँ भी बनाई, सब्जी भी बनाई और सभी लोगों का सहयोग रहा उसमें। और जितना मैं कर सकता था और साथ ही साथ जितना मेरे साथी लोग, कुछ जो साथी हैं उन लोगों का भी सहयोग रहा है इसमें, तभी हम किचन चला पाए। और 200, 150, 200 लोगों का भोजन हमारे यहाँ से बराबर प्रशासन के लिए गया है। और अभी फ़िलहाल मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया है इसमें मदद के लिए। सैनिटाइज़र भी हमारी तरफ से गए, मास्क भी हमने प्रशासन को दिए हैं। विवेक जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि अभी मैं आपके पास आऊँगा अगले प्रश्न में। मैं अरोड़ा जी से पूछना चाहता था कि अभी विवेक जी ने कहा कि मैं किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मेरा प्रश्न यहीं से उठता है कि जब दर्द होता है इसका मतलब चोट लगी होती है, चोट लगी होती है मतलब मलहम होता है, और मलहम कहाँ से आता है इसके लिए, यानी कि किचन चलाने के लिए बड़े पैसे की ज़रूरत होती है। आप एक कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, तो ये सब साधन मलहम कैसे आता है जो दूसरों को लगता है? जैसे आपको बताया कि हमारी 230 रेजिडेंट्स की सोसाइटी है। इनिशियली 2 या 3 परिवारों ने ये स्टार्ट किया था पहले दिन, दूसरे ही दिन 2-3 परिवार और आ गए कि हमसे क्या मदद चाहिए, तीसरे दिन थोड़े से और आ गए। देखिए, सेवा भाव 3 तरीके से है, तन, मन और धन। कोई मन से साथ है, आपको गाइड दे रहा है, सही मार्गदर्शन दे रहा है। कोई तन से साथ है, वो पैसा ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा लेकिन वॉलंटियर कर रहा है, खुद आ रहा है, जा रहा है, सामान पहुंचा रहा है, अपने हाथ से पका रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कोई हलवाई नहीं लगा हुआ, हम लोग वॉलंटियर्स खुद ही खाना बना रहे हैं। और जो तन और मन से नहीं है, वो धन से है, वो डायरेक्ट पैसा कंट्रीब्यूट करके दे सकता है, या डायरेक्ट उसने अनाज कुछ दे दिया, राशन ला के दे दिया, इस तरीके से चल रहा है। तो बाहर से कोई एक्सटर्नल हेल्प हम लोग नहीं ले रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जब जिसका जो मन होता है वो आके दे जाता है और उसी से जो है ये किचन चल रही है। नितिन अरोड़ा जी और इनके साथी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, बल्कि अपनी जेब में हाथ डालकर जो भी कुछ होता है, जो बन पड़ता है, उससे कर देते हैं। मैं विवेक जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप पुरुषों के लिए कर रहे हैं, बेजुबानों के लिए कर रहे हैं, परिवारों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप गरीब महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, गरीब लड़कियों के लिए क्या कर रहे हैं? इस समय लॉकडाउन पीरियड है, लंबा हो चला है, उन्हें कुछ प्राकृतिक विपदाएं भी इनके साथ और परेशानियां भी उनके साथ हैं। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। एक्चुअल में बहुत खुददार लोग भी मेरी इस धरती पर हैं। फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ उसमें उनके पास जो जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे समाप्त होती गई, और अभी 3 दिन पहले मेरे पास कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर के फ़ोन आए थे जिसमें अंदर तक शायद मैं भी हिल गया था, और वो बहुत जटिल समस्या थी। और इस वक्त जो हमने आज से ही वो मुहिम हमने स्टार्ट करी और प्रशासन की उसमें इजाज़त भी ली है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी कार्य अगर हम सामाजिक कर रहे हैं या जो भी मदद कर रहे हैं वो बिना प्रशासन को जानकारी दिए बिना हम नहीं करना चाहते। और लॉकडाउन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग करना चाहते हैं। तो उसी में हमने ये एक आज से शुरुआत करी है। हमने जगह जगह सेंटर बनाए हैं, कुछ आगरा की जो सामाजिक कार्य करने वाली महिलाएं हैं और बच्चियां हैं उनको मैंने वॉलंटियर बनाया है। और एक प्राकृतिक एक ईश्वरीय देन है हमारी बच्चियों में और महिलाओं में कि उनको एक माहवारी होती है, और इस समय एक घर में 3 अगर महिलाएं हैं तो एक मिनिमम पैड जो है वो 40 रुपये का आता है, जो मैंने मार्केट में पता किया, और इस वक्त वो महंगा भी है। तो अगर 3 जने हैं तो हर महीने ये परेशानी आनी है, तो 120 रुपये उस परिवार से जाते हैं। जो परिवार 1 किलो आटा नहीं खरीद पा रहा है आज, वो 120 रुपये कहाँ से लेकर के आएगा? और अगर जब वो नहीं लेकर के आएगा तो ये ईश्वरी देन तो होनी है, तो वो एक ऐसे उपायों पे जाएगा जिससे वो कोरोना से अगर बच गया तो वो किसी और संक्रमण
की चपेट में आ जाएगा। ऐसी बच्चियों के लिए और ऐसी महिलाओं के लिए मैंने आज से शुरू किया है सैनिटरी पैड का, और आज हमने आगरा में अभी 4 स्पॉट बनाए हैं, जिसमें हमारे SHO महिला थाना भी हमारे साथ हैं उसमें, और वो उनके छत्र छाया में ही, क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मैं नहीं दे सकता ये सब चीज़ें, तो हमने उन बच्चियों को जो आगरा में सामाजिक कार्य करती हैं उनको हमने 50-50 सैनिटरी पैड के पूरे पैकेट पहुंचा दिए हैं, और कल भी मैं ये कार्य दूसरे क्षेत्र में करूंगा, 50-50 पैकेट पहुंचाएंगे और उन बच्चियों को और उन महिलाओं को दिया जाएगा जो 1 किलो आटा या कुछ भी अपना राशन भी नहीं खरीद पा रही है। जी जी, तो ये कार्य बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं विवेक जी। मैं ताज न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपकी और आपकी टीम को साधुवाद प्रेषित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आपके इन कामों से सबको प्रेरणा मिलेगी। लेकिन नितिन अरोड़ा जी, मैं पूछना चाह रहा था कि समाज में कई तरह के लोग हैं। चलिए, आपकी कम्युनिटी किचन हो गई, सामान का वितरण जो हमारी जानकारी में आया है वो पुलिस के द्वारा हो रहा है, पुलिस की टीमों द्वारा। हमारे पास कई प्रश्न आए हैं लोगों के, लोग सवाल पूछते हैं, लोग वैसे ही पुलिस की व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं। तो क्या आप इस बात से सुनिश्चित होते हैं, मुतमईन होते हैं कि पुलिस को जो पैकेट्स दिए गए हैं वो सब उन्हीं जगह गए हैं या पहले अपने यहाँ जाते हैं फिर दूसरे के यहाँ जाते हैं? देखिए, मैं बाकी जगहों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जिन एरियाज़ में हम लोग खाना बांट रहे हैं वहाँ पर पुलिस हमारे साथ होती है। पुलिस को खाना नहीं दिया जाता, वो मेजरली उनके नज़दीक जो मज़दूरों ने झोपड़ियाँ बना रखी हैं, पुलिस जाके उन्हें बुला के ले आती है, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम लोग वॉलंटियर्स ही उनको दे देते हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और दूसरा, फूड पैकेट्स है जिसकी बहुत कम लाइफ है, शायद 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे बाद वो ख़राब भी हो जाएगा। तो मैं तो ये नहीं समझता कि इस तरह का ब्लेम पुलिस पर डालना चाहिए कि फूड पैकेट, हाँ थोड़ा वेस्ट हो सकता है, पर मिसयूज़ तो अगर हो रहा होगा तो बहुत छोटी कंटेंट में हो रहा है। जी, आपने नितिन जी बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि लोगों के मन में शक शुबहा है, या यूँ कहें कि एक अगर कोई सकारात्मक प्रयास होते हैं तो नकारात्मकता अपने आप आती है, नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नितिन जी ने बताया कि पुलिस साथ में ज़रूर होती है, लेकिन बांटने का काम इनके साथी, इनके कार्यकर्ता या वो लोग करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने लायक बात है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि आज इस समय घर से बाहर पैर निकालना लक्ष्मण रेखा को पार करने के बराबर है। आप रामायण चल रही है, रामायण में भी देख रहे होंगे कि लक्ष्मण रेखा माता सीता ने पार की थी। तो क्या हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री ने अपने वो संबोधन में भी कहा था कि लक्ष्मण रेखा को पार ना कीजिए। विवेक जी, एक लक्ष्मण रेखा आम जनता और सरकार के बीच में दी जाती है, तो सरकार के प्रयासों से क्या आप संतुष्ट हैं जो आम जनता के लिए हो रहे हैं? देखिए, जो सरकार का ये सबसे पहला प्रयास जो रहा, और बहुत जल्दी विश्व भर में आपने देखा, आज कोरोना विश्व भर में बिल्कुल बहुत बुरी तरह से अपना मातम फैला चुका है, अपने हाथ फैला चुका है, और विश्व के ऐसे ऐसे शक्तिशाली देशों में बहुत बुरी तरह से मौतें हो रही हैं। लेकिन सरकार का ये जो प्रयास रहा लॉकडाउन का करने का, ये बहुत ही ज़्यादा स्वागतजनक है, और बहुत ही मतलब ये बहुत अच्छा कार्य था जनता हित के लिए। लेकिन साथ ही साथ और बाकी कार्य जो हैं, जो सरकार को करने चाहिए, और वो धरातल पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, परिश्रम जरूर हमारा कुछ विभागों का बढ़ गया है, जैसे पुलिस विभाग है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं और सफाई कर्मचारी हैं, इनका परिश्रम जरूर बढ़ गया है। लेकिन सरकार की तरफ से जो जनता को एक इस ऐसे लॉकडाउन पीरियड पे, जहाँ पे नौकरियां बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, व्यापार वगैरह सारे सब कुछ बंद है, उस पीरियड में उन्हें सहूलियत जो देनी चाहिए वो शायद सरकार नहीं दे पा रही है। और राशन जो दिया जा रहा है, अभी पता चला कि फ्री चावल और गेहूं का भी वितरण हुआ है राशन की दुकानों से, तो वो उन्हीं लोगों तक पहुंच पाया है जिनके पास राशन कार्ड है। और ये सर आप भी जानते हैं कि आज आगरा में कितने लोगों के पास राशन कार्ड है, और बहुत सारे लोग जो है, मेरे पास फ़ोन बहुत लोगों के आए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वो पूछ रहे थे आधार कार्ड लेके चले जाए कैसा।
भाई मैं क्या बताऊँ। मैं विवेक जी आता हूँ आपके पास। मैं नितिन जी से पूछूँ, आपको क्या लगता है नितिन जी कि सरकार के काम, सरकार की मदद, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं? हिंदुस्तान जो है बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, और आप हायरार्की देखिए तो सबसे छोटी इकाई जो राजनीति की है उसमें पार्षद आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त पार्षदों को उठानी चाहिए, क्योंकि उनके पास पूरा डेटाबेस होता है अपने एरिया का, कौन सी गली में कौन रह रहा है, कितने लोग रह रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनके पास रोजगार के माध्यम क्या है, और वो सब सरकार की नीति बनती है और उसको एग्जीक्यूट होने में समय लगता है। और हम सरकार की नीयत पे तो शक नहीं कर सकते, सरकार की नीयत अच्छी दिखाई देती है पूरी तरीके से, लेकिन प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना और ग्राउंड पे सुविधाओं को उतार करना एक लंबा प्रोसेस है। और उसमें कहाँ तक सरकार सफल हुई है अभी तक, उसमें मुझे तो थोड़ी सी असंतुष्टि नज़र आती है। लेकिन फिर भी पार्षदों के ऊपर शायद ज़्यादा जिम्मेदारी डालनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटी इकाई पे, जो सबसे छोटी इकाई है नीचे से, लोग उन्हीं के टच में सबसे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर पार्षद को सभी लोग जानते हैं। नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि पार्षदों पे इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। युद्ध होता है, युद्ध जीता जाता है तो सेहरा राजा के चेहरे सिर पे लगता है, और क्या अगर कहीं कोई कमी आ रही है या युद्ध हारते हैं तो ये कहाँ का न्याय है कि आप सैनिकों पे दोष दे रहे हैं? नहीं, मैं सैनिकों को दोष नहीं दे रहा, बल्कि मैं किसी को भी दोष नहीं दे रहा। मेरा तो ये सजेशन है सिर्फ, क्योंकि जो गवर्नेंस है उसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, और जितनी जानकारी लोकल लेवल पे पार्षद को होती है अपने क्षेत्र की, उतनी पुलिस को भी नहीं होती, डॉक्टर्स को भी नहीं होती, एनजीओ और बाकी संस्थाओं को पूरे क्षेत्र की नहीं होती। चलिए, मैं नितिन जी आता हूँ आपके पास। विवेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे भाई ने कहा, अभी नितिन जी ने कहा कि पार्षद के ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये बात सही है कि पार्षद बहुत टच में रहता है अपने क्षेत्र में, और सबसे ज़्यादा वही टच में रहता है। लेकिन सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी हमारी जनता की भी है, जो जिम्मेदारी जनता भूल चुकी है। वो सिर्फ वोट देने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है। सिर्फ उसने वोट दे दिया, उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, यहीं तक वो मानती है, जबकि ऐसा नहीं होता। और जनता को ये भी देखना चाहिए कि उसका जो प्रतिनिधि उसने चुना है, क्या उनके ऊपर वाले उसको कितना सुनते हैं या उसको कितना आगे इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी बातों को। ये भी जनता का उनकी जनता का ये भी एक वो बात होनी चाहिए अपनी, कि वो अपने प्रतिनिधि को भी देखें। सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना और वो पार्षद पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा मैं, कि भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार कोई गरीब की झोपड़ी से उठता हुआ धुआं नहीं होता, वो एक झरने की तरह होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ। तो पार्षद तो बहुत नीचे है जी। विवेक जी, और दूसरी एक चीज़ और सुनना, सर ने कहा कि सरकारी योजना इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि रात को 8 बजे आकर के 1 सेकंड में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था नोटबंदी, वो इम्प्लीमेंट हुई। 1 सेकंड में लॉकडाउन हुआ 1 दिन में ही पीएम फंड बना, 2 दिन में उस पर 100% इनकम टैक्स रिबेट की फैसिलिटी भी आ गई, इम्प्लीमेंट भी, जहाँ सालों लग जाते हैं इस तरीके की प्रक्रिया होने के लिए। तो अगर वो इतनी जल्दी हो सकता है, फंड बनाने के लिए इतनी जल्दी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो सकती हैं। जी विवेक जी, आपने कहा 2 बातें कही कि कुछ चीज़ें हैं जो जिनकी ज़रूरत है उसको बहुत जल्दी किया जा सकता था, क्योंकि और चीज़ें भी बहुत जल्दी की गई। और आपने ये कहा कि जो भ्रष्टाचार का झरना है वो नीचे बहता है, गरीब के यहाँ से धुआं ऊपर नहीं होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, गरीब की झोपड़ी से ईमानदारी का और पसीने की खुशबू एक धुआं बन के ज़रूर निकलती है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का झरना बहता है तो हमारे देश में अभी ईमानदार लोग भी हैं, उनकी भी मेहनत का एक झरना जरूर बहता है। लेकिन मैं नितिन जी आपसे पूछना चाहूँगा
कि आज लोग ये सवाल उठाते हैं, सोशल मीडिया पे उठाते हैं कि देखो इसके पास तो खुद खाने को पैसे नहीं हैं और ये लोगों को खिलाने की बात कर रहा है, इसने बहुत बड़ा चंदा किया है। इस चीज़ के इस ट्रैप से आप कैसे निकले? देखिए, सोशल मीडिया पे ना तो किसी की ज़बान पे लगाम है और ना ही आप ये सोच सकते हो कि जो उसमें कमेंट कर रहा है और बोल रहा है वो कितना बुद्धि और ज्ञानी है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना, सेवा भाव 3 तरीके से होता है, तन से, मन से और धन से। हो सकता है कोई पैसे से कंट्रीब्यूट नहीं करता हो लेकिन पूरा समय देता हो, तो वो तन से कंट्रीब्यूट कर रहा है। और कोई भी इनिशिएटिव लेता है और उसका आउटकम हो सकता है पूरा निकले या कम निकले, हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, उसमें कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा ये पूछना था, मैं बिल्कुल, ये बात सही है कि पॉजिटिव होना चाहिए। और लोग कहते हैं, कहने को तो राजा राम के समय में एक धोबी ने कह दिया था सीता माता के बारे में, कहने को तो सब कहते हैं, वो बात अलग है कि राजा राम ने उस बात को माना था और आप आज सोशल मीडिया के बात को उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक छोटी एक स्तर पे या जिस भी बड़े स्तर पे तन मन धन की सेवा का, तन की सेवा का आप ध्यान नहीं रख सकते हैं, मन की सेवा का लेखा जोखा नहीं रख सकते हैं। यदि 2-3 लोगों ने भी आपको कंट्रीब्यूट किया है तो क्या आप सजेस्ट करते हैं, आप जैसे लोगों, मैं किसी पे चिन्हित करके कोई बात नहीं कहना चाहता, कि क्या उन चीज़ों का, सेवाओं का, उस धन का हिसाब कहीं रखा जाता है या रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए, मैं जैसा समझता हूँ, जिन ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ जो इस वक्त मेनली खाने और राशन से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। जो दान राशन आता है वो छोटा सा स्टोर है, वहीं तुरंत आता है और वहीं से कंज्यूम होता है, किचन जोड़ के रखी हुई है। जो पैसों का दान आता है उसके लिए, इस एक्टिविटी के लिए ट्रेजरर है, वो तुरंत अपनी कॉपी पे नोट करता है। दिन भर में अगर उसके पास 3000 रुपये का दान आया तो उसकी फ़ोटो खींच के वो ग्रुप में डाल देता है। और इससे अच्छा तो कोई सिस्टम छोटे लेवल पे तो नहीं है। बड़े स्तर पे, सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है इसका ज्ञान मुझे है। विवेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसा हम जानते हैं कि समाज में कुछ चौहे होते हैं, चौहे का मतलब जो मौके पे किसी को भी पीछे आगे से कुछ परेशान करते हैं। जब आप सेवा भाव करते हैं तो ऐसे लोग आप पर भी बहुत उंगली उठाते हैं। जब आप एक तरफ एक घायल गाय माता को उठाते हैं, उसके बछड़े को उठाते हैं, एक खून से रिश्ते हुए कुत्ते को आप उठाकर अपनी गोदी में मोटरसाइकिल से ले जाते हैं, वहीं कोई चौहा एक मेरा टेक्निकल शब्द है, आपको परेशान करता है, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कहीं पे बुराई हो रही है या फिर आपको मतलब क्या बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो इसका मतलब आप सही राह पे जा रहे हैं, मेरा ये मानना है। और दूसरा, ऐसे लोग वही लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते। आज भी देखिए, जो आगरा, जैसे मैं आपको बहुत बताऊँ, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था 25 तारीख को, और मेरे पास साक्ष्य हैं, मैं आपको साक्ष्य दिखा सकता हूँ कि मैंने 23 तारीख से माननीय जिलाधिकारी को लिखना शुरू कर दिया था, उनको व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया था, ADM सिटी साहब को लिखना शुरू कर दिया था, SSP साहब को व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया था 23 तारीख से, कि ये लॉकडाउन अगर जो होगा इसमें मेरे जो सड़क पे रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर एक त्रिपाल भी नहीं है, वो खाना जो भीख मांग के खाते थे, हम ये नहीं देखें कि वो दिन भर में जो भीख मांगते थे उससे शाम को क्या करते थे, लेकिन वो रोटी भी खाते थे, 2 रोटी भी खाते थे, उनके लिए वो बहुत बड़ी समस्या होगी। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय हमें परमिट करें। ये मैंने 23 तारीख से ये मुहिम शुरू कर दी थी, और जब ये ग्रुप बना आगरा का, तो सिविलियंस में, आगरा की जनता में सबसे पहले मुझे जोड़ा गया था उस ग्रुप के अंदर, जो एक ग्रुप आजकल चल रहा है जिसमें सारे आगरा के, और उसके बाद इतना सबके सब पूरा आगरा ने एक एकता दिखाई और सबके सब बड़े से बड़े लोग उसमें जुड़े हैं। और ये लोग तो वो, जिसको ये एक बहुत अच्छा पुराना गाना है कि ये दुनिया वाले बोलेंगे। जी विवेक जी, आप गाने के बड़े शौकीन हैं और ना चाहते हुए भी आप हमेशा, मैंने देखा है कि फेसबुक पे आते हैं हमारे पास। हमारे स्टूडियो से हमारे ब्यूरो चीफ सोनू मल्होत्रा बार बार ब्रेक लेने का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी व्यावसायिक मजबूरी भी होती है। हम आएंगे, लेकिन इस बार कुछ तीखे सवालों के साथ आएंगे, और जाइएगा नहीं दर्शकों, हम बड़ी जल्दी आते हैं ब्रेक के बाद।
जीवन का अंतिम पड़ाव। हमारे बच्चों ने घर से निकाल दिया। हुए बेगाने हैं आज। ताउम्र करते हैं अपनों से बेपनाह मोहब्बत। मैं अपने बच्चों के लिए खैर की दुआएं मांगती हूँ, जहाँ भी रहें खुश रहें। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ, लेकिन खुद है मोहब्बत से महरूम। अपने बेगाने हो गए, दोस्त बन गए अदूर। कौन सुने गरीब की दर्द भरी कहानियाँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो जड़ गया वो दयार हूँ। आज कौन है इनका सहारा, कहाँ है इनका आशियाना। न किसी की आँख का नूर हूँ। खबरों की बाजीगरी हो या हो राजनीति की बिसात, जो दूरियां हैं उसको कम करने का काम समाजवादियों ने हमेशा किया है। सत्ता का संघर्ष हो या हो विचारों का मंथन, एक चेहरा, एक नाम, जो है पत्रकारिता की पहचान। खबरों की दुनिया के बाजीगर पवन सिंह के साथ मंथन जल्द आ रहा है सिर्फ ताज न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, विवेक जी हमारे साथ हैं और मंगलम विवाह स्थल जो बोदला शाहगंज रोड पर है उसके मालिक नितिन अरोड़ा जी भी हमारे साथ बैठे हैं। हम लोग लगातार कोरोना लॉकडाउन के चलते जो भी बातें हो रही हैं, सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर से जितनी प्रयास कर रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि इस दूसरे यानी अंतिम सेशन में जो हमारा ब्रेक के बाद है इसमें हम कुछ तीखे सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि पहले हम अतिथियों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की बेइज्जती करना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी एक कम्युनिटी का, एक अपने लोगों को लेकर, अपने कामों को लेकर चर्चित होते हैं। वहीं बहुत सारे सवाल जब हम इनकी शक्लें और इनके कामों को अखबार में, टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमारे मन में उपजते हैं। वही सवाल मैं इनसे करूंगा। विवेक जी, सबसे पहले आपसे, आप ये सब क्यों करते हैं? ये सब क्या जरूरत है आपको ये सब करने? सरकार भी तो मौजूद है। अगर आप बेजुबान जानवर को उठाते हैं तो पशु चिकित्सालय है, पशु के डॉक्टर हैं जिनको सरकार एक बड़ी मोटी तनख्वाह दे रही है। अगर आप खाना बनाते हैं तो सरकार ने करोड़ों रुपए का अनाज यहाँ भेजा हुआ है, पुलिस रखी हुई है, फिर आप ही क्यों करते हैं? सबसे पहली बात कि उसका जवाब दूंगा कि मैं ये क्यों करता हूँ। मैं इस वजह से करता हूँ कि इसमें मुझे अपनी आत्मिक शांति मिलती है। दूसरा, सबसे मैं उस पिता का पुत्र हूँ जो आज इस धरती पर नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हमेशा मेरे साथ रहे हैं और आगे भी हैं। मैं वो आज उन्हें लगभग 14 वर्ष हो गए, 14-15 वर्ष नहीं, सॉरी, मुझे तो ये भी याद नहीं, 18 वर्ष के करीबन हो गए हैं पिता को गए हुए। और आज भी
उनका नाम हमारे जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ और जहाँ वो कार्यरत थे वहाँ पे आज भी बड़े इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। और वो भी किसी भी बेजुबान या कोई भी अगर मेरे दरवाजे पे, हमने देखा है बचपन में कि कोई भी अगर दरवाजे पे आ गया दुखियारा तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। मैं उस पिता का पुत्र हूँ और वही शायद मेरे अंदर उनके गुण आए हैं बहुत, थोड़े बहुत, और ये मेरा आत्मिक अपना एक मुझे खुशी मिलती है जो मैं ये कार्य करता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि जब सरकार ने इतने बड़े बड़े मोटी मोटी तनख्वाह देने करके बैठाए हुए हैं लोग और अनाज भेजा हुआ है तो आप क्यों करते हैं? अगर सरकार ने बैठाया हुआ, मैं जानता हूँ, अगर वो लोग काम करते तो मेरे पास रात को 12 बजे फ़ोन नहीं आता, मेरे पास किसी भूखे इंसान का फ़ोन नहीं आता, मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति का, ऐसी बच्ची का फ़ोन नहीं आता जो बच्ची एक 40 रुपए का सामान नहीं खरीद सकता उसका परिवार। मेरे पास उस घर का फ़ोन नहीं आता जो बहुत रो करके मुझसे गुहार लगा रहा है कि सब किसी से कहना मत, लेकिन हमारे घर में वास्तव में आटा तक नहीं है। अगर सारा कुछ सिस्टम अच्छा होता, सही चल रहा होता तो ऐसा फ़ोन मेरे पास नहीं आता, और जब मेरे पास अगर आएगा तो मैं करूँगा ये कार्य, इसलिए मैं करता हूँ। जी, मतलब हम ये मान लें कि आप अपने पिता की इच्छा की और उनके सम्मान के लिए इस कार्य को लगे हुए हैं और आपकी अंतरात्मा झकझोरती है यदि आपके पास किसी का फ़ोन आता है, और आप इसलिए कर रहे हैं, ज़रूरतमंद आपके पास गुहार लगाते हैं इसलिए आप कर रहे हैं। मैं नितिन जी के पास आऊँगा। नितिन जी, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपके पास एक ऐसी भी जगह है जहाँ खुशियों की सहनाई बजती है, जहाँ लोगों के गठबंधन होते हैं, खुशियाँ देखते हैं, सपने देखते हैं, जिसको आपका मंगलम विवाह स्थल है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। भगवान का दिया सब कुछ है। जो लोग, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग होंगे जो भगवान के आगे हाथ फैला के ये सब मांगते हैं, जो आपके पास है वो उनके पास हो। आपको क्या पड़ी है? आप इस झंझट में पड़े हैं, आखिर क्या प्रयोजन है आपका? इसके पीछे क्या इच्छा है आपकी? क्या आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं? क्या आप छपना चाहते हैं? या आगे आपकी कोई चुनाव लड़ने की योजना है? जी नहीं, सब संस्कारों से है। और जैसे बचपन से देखते आए हैं, माता पिता जो है चिड़िया के लिए पानी बाजरा रखते हैं, गाय के लिए रोटी निकालते हैं, कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं। तो इस आपदा से पहले तो आपने मेरा नाम भी नहीं सुना होगा, आई एम श्योर। तो फेमस होने के जैसा तो कुछ है नहीं, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे व्यापार के, परिवार के और समाज के माध्यम से जानते हैं। राजनीति से कोई लेना देना नहीं। क्या ऐसा पड़ गया है आपकी जाके किचन में गेहूँ होती? क्योंकि आपको, मेरे को लगता है कि आपके पास 2-3 कर्मचारी नौकर होंगे, कपड़े धोने का एक कपड़े धोने वाला होगा, मेकअप सब ये होता होगा, सारा कुछ होता होगा। बल्कि जितना पैसा आप परफ्यूम वगैरह में लगाते होंगे उतने में तो गरीब का चौका चलता होगा। तो आप क्यों, मतलब ऐसा क्या है? क्या आपका मोटिव क्या है? क्या आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या आप इस चीज़ को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि जेब भारी है आपकी, चेहरा और ख़ानदान परिवार भी भारी है आपका, फिर आपका क्या है? मतलब आप सेफ जगह में बैठे हैं, आप सूखे में बैठे हैं, फिर कीचड़ में क्यों उतरना चाहते हैं? आपके पैर मैले हो जाएंगे। देखिए, ना तो हम सेफ जगह पे बैठे हैं और ना ही हम कीचड़ में जा रहे हैं, तो दोनों ही बातें लागू नहीं होती यहाँ पे। और सबसे आसान जवाब जो है इसका है कि करने से अच्छा लगता है। जी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा लगता है, और व्यक्ति वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें परोपकार करना अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे के धन को अपना धन मान लेते हैं, वो अच्छा लगता है। विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमने सुना है कि जैसे लोग कहते हैं कि हम गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, और इस तरह के जानवरों को रोटी देते हैं, तोते को कुछ खिला देते हैं, कुछ कबूतर को खिला देते हैं। आज तो एक ज़रूरतमंद बेसहारा झोपड़ी में बैठा हुआ है, आज एक ट्रेंड चल पड़ा है, लोग उसको, आपने भी अक्सर देखा होगा, एक कंबल उड़ाते हैं, उसमें पता चलता है कि 16 लोग एक कंबल को पकड़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। वो उस कंबल से उसकी सर्दी जाए न जाए, लेकिन उस कंबल के बोझ से, जो वो फ़ोटो का बोझ होता है, उससे दबकर वो मर जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी ताज न्यूज़ की टीम और हमारे
ब्यूरो चीफ सोनू मल्होत्रा और एडिटर हमारे दीपक राज ने हमें बताया कि लोग अब ये पसंद नहीं करते हैं कि कोई उन्हें उनका नाम कहीं आए। वो भूख से तड़फना मंजूर करते हैं, वो अपने बच्चों को बिलखते हुए सुला देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब किसी के आगे हाथ फैलाएं और जाकर वो वहाँ पर वो उनकी फ़ोटो छापे, सार्वजनिक रूप से बुराई करें। इस बारे में आपका क्या कहना है? शर्मिंदगी होती है ऐसे। देखिए, कार्य को अपना जो हम कार्य कर रहे हैं उसको पब्लिश करना, उसके पीछे मैं भी पब्लिश करता हूँ। मैंने किचन शुरू करी, खाना शुरू किया, उसको भी मैंने सोशल मीडिया पे डाला है। मैंने ये बीच में कुछ सूखा मठरी बनाना शुरू किया था, उसको भी सोशल मीडिया पे डाला। मैं बेजुबानों की सेवा करता हूँ, उनका इलाज करता हूँ, ये भी मैंने सोशल मीडिया पे डालता हूँ। मैंने अभी ये जो सैनिटरी पैड देने का कार्य किया है, ये भी मैंने सोशल मीडिया पे डालूंगा, आज डालना है। और मैंने व्हाट्सएप पे मैंने भेजा भी है। वो इस वजह से किया जाता है, लेकिन मैंने कभी भी उस व्यक्ति का फोटो नहीं डाला है, और अगर उस व्यक्ति की पहचान हमेशा छुपा के रखी है जिसकी मैंने मदद की। लेकिन आज की तारीख में मैं ये देखता हूँ कि मदद एक इंसान की हो रही है और उस पर मदद दिखाने वाले 50 लोग इकट्ठे होते हैं, और साथ ही साथ जितने लोग इकट्ठे होते हैं उतना मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मीडिया भी ऐसे ही लोगों को अपने पेज पे जगह देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नहीं देनी चाहिए जगह। और वो लोग आज फ़ोटो खींच करके अपने भेज देते हैं, वो गलत है। किसी का भी मान सम्मान अपना जगह है, और अगर आपको किसी को दिखाना भी है तो एक उचित सेवा की जानी चाहिए। मेरे पास ऐसे अभी जब मैं बताऊं बहुत रिसेंट, कल की ही, आज सुबह की ही ये बात है। मेरे पास एक व्यक्ति का जिन्हें पता चला कि मैं आगरा में सैनिटरी पैड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो एक व्यक्ति का फ़ोन आया, विवेक भाई उसमें पैकेट में 1 पैड होगा या 2 पैड होंगे। मतलब एक बड़ी हंसी में समझ, और अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति का फोन था, और मुझे ताज्जुब हुआ उनकी ऐसी सोच पे, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा सा फील नहीं हुआ। जबकि ये हर व्यक्ति जानता है, एक बच्ची को कम से कम एक चक्र होता है पूरा, और उसमें 1 या 2 पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरे पैड की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे पैडों की ज़रूरत पड़ती है। और जो मैंने पैकेट दे रहा हूँ उसमें पूरा उसका एक चक्र का कोर्स पूरा का पूरा है। जी जी विवेक जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं। और लेकिन इतने सारे, मैं नितिन जी से पूछना चाहूँगा, आप बिल्कुल सुयोग्य व्यक्ति हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने सारे काम हो रहे हैं, संसाधन जुटे हुए हैं, सरकार की तरफ से मदद आ रही है। बिल्कुल जो लोग सरकार के विरोधी हैं वो कभी खुश नहीं होते सरकार के प्रयासों से, और जो सरकार के समर्थक हैं वो काम कैसा भी हो उसके समर्थक होते ही हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। लेकिन आप एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं, सबसे ऊपर बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई हैं अभी, जो जिन पर अभी हमको, समाज को, सरकार को, मीडिया को, सबको काम करना चाहिए? देखिए, जो मेरे को अभी पिछले कुछ दिनों में लग रहा है, जो डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है कि कौन कहाँ रह रहा है, जिसका डेटाबेस सरकार की किसी भी इकाई से जुड़ा हुआ है, चाहे वह वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वहाँ तक, या किसी और प्रधानमंत्री की किसी भी योजना से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अकाउंट्स अलाइन हो किसी भी व्यक्ति के, वहाँ तक तो थोड़ी बहुत मदद पहुँच रही है सरकार की। लेकिन जो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो बाहर से आए हुए व्यक्ति आगरा शहर में रह रहा है, जो किसी ठेकेदार के अंदर काम करता है, दिहाड़ी मजदूर है, अगर काम पे जाता है तभी पैसा आता है, नहीं जाता तो नहीं आता, उनका कोई डेटाबेस गवर्नमेंट के पास ना होता है, ना ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास वो डेटाबेस हो। कुछ योजनाएं हो सकता है ऐसी हो जिनकी मेरे को जानकारी नहीं हो, उनका भी ख्याल रखा जाता हो। लेकिन इस वक्त उन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिनका डेटाबेस गवर्नमेंट के पास नहीं है, और वो लोग आपको
किसी भी तरीके से ढूंढने ही पड़ते हैं। वो ऐसा नहीं होता आपके घर के बगल में आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, या दुकान के आसपास मिल जाए किसी, या मार्केट के आसपास मिल जाए। तो जो देहाड़ी दिहाड़ी मजदूर है, चाहे वो कारपेंटरी का काम कर रहा था, पेंटर का काम कर रहा था, या खेत में दिहाड़ी पे काम कर रहा था, या सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट का होता है, जहाँ पे एक एक ठेकेदार के अंदर 20-20, 30-30 मजदूर एक एक साइड पे काम करते हैं, कभी इससे ज़्यादा भी। तो उसका डेटाबेस नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी ये जो सेक्टर है, जो दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं, ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं कराते, इनको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता। तो मेरे ख्याल से इनके ऊपर नज़र होनी चाहिए किसी भी विभाग की। मैं पर्टिकुलर किसी विभाग का नाम नहीं ले सकता जी, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं। विवेक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने कहा कि डेटाबेस नहीं है सरकार का, मैं बड़ा ताज्जुब में हूँ कि भाई ऐसी बात कैसे कह रहे हैं, जबकि आज आधार कार्ड सब जगह बन चुके हैं, हर एक मजदूर का आधार कार्ड बना है, वोटर कार्ड, वोटर ID कार्ड तो है ही है, लेकिन आधार कार्ड भी है उन लोगों के पास, और साथ ही साथ सबके बैंक अकाउंट भी खोले गए थे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। विवेक भाई एक आपने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं एक पूछना चाहता हूँ, जैसे जिन लोगों ने बैंक की सब्सिडी जिनके खातों में आती है, वो खाते भी तो सरकार के पास इनरोल हैं। बिल्कुल, उनकी भी मदद ली जा सकती है, जो सरकार जिसमें सब्सिडी का पैसा वापस करती है, या कुछ पैसा कुछ आता है गैस कनेक्शन के बारे में। चलिए, ये तो सरकार की नीतियों की बात है, हम इस पे बात आगे और लोगों से भी करेंगे, अपने आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। मैं आपसे दर्शकों को ये एक बात बस मैं कहना चाहूँगा बीच में, कि जब ये कार्यक्रम है ये, तो साथ ही साथ हमने गरीब की बात उठाई यहाँ पे, उनकी बात उठाई जो झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन मैं एक बात और उठाना चाहूँगा कि मिडिल क्लास कहाँ जाए, जो नौकरी लगते ही लोन ले करके उसने घर तो बना लिया। एक कहानी अभी चली थी सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छी लगी थी वो। उसने 112 नंबर पे फ़ोन करके खाना मंगाया था, और 112 नंबर वहाँ पहुँची तो वो फ़ोन करके बुलाया तो बोले मैं वहीं आ रहा हूँ, और देखा एक सामने से घर में से, पक्के घर में से एक बुज़ुर्ग निकल के आया, तो वो पुलिस वाला उसको डांटने लगा। तो उसी ने ये कहानी थी कि नौकरी लगते ही मैंने लोन लेकर के मकान बना लिया, बच्चे हुए तो पढ़ाई में उनका खर्च कर दिया, उनकी सुख सुविधा में खर्च कर दिया, बड़े हुए तो नौकरी मिली नहीं, तो व्यापार में जो पैसा जमा पूंजी करी थी वो व्यापार में लगा दिया, उसको बढ़ाते बढ़ाते आज स्थिति ये आ गई कि जमा पूंजी कभी की नहीं, और जो जमा पूंजी थी वो लॉकडाउन में ख़त्म हो गई है। आज इस वजह से मैंने बड़ी संकोच, तो जब मेरा पोता भूखा हुआ, भूख से बिलबिला गया, तब मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया। तो ऐसा मिडिल क्लास जो बेचारा कुछ कह नहीं सकता, किसी से कुछ बोल नहीं सकता, हमें कौन देखेगा उनको? ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार ने जब व्यापार बंद कर दिए, सरकार ने नौकरियां बंद कर दी, सरकार ने और भी चीज़ें, लॉकडाउन सब हमारे हित में है, लेकिन ऐसे पीरियड में, क्योंकि मैं आज जितने भी वर्ष का हूँ, आज तक मैंने ऐसा सिस्टम, आज तक ऐसा समय नहीं देखा, तो आज ये भी करना चाहिए था। जो सरकारी जो बर्डन होता है एक सामान्य परिवार पे, जो नहीं दे सकता, उसको वो माफ़ी होनी चाहिए थी, और मीडियम क्लास को भी देखना चाहिए सरकार। मैं विवेक जी, अभी इससे पहले चूँकि आपने बीच में ये प्रश्न उठाया, मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। ये बात ठीक है, अक्सर सोशल मीडिया पे ये बात आ रही है कि मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, ये सब वर्ग, अपेक्षाएं हमारी सरकार से हैं। सरकार तो सबके लिए उसने अन्न के दरवाजे खोल दिए हैं, अपने सारे संसाधन के दरवाजे खोल दिए हैं। बीच में लोग आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये बात है, जैसे दक्षिणांचल के पास आगरा की विद्युत व्यवस्था थी, तो ट्रांसफार्मर पे तो लाइट होती थी, लेकिन घरों पे लाइट नहीं होती थी, बीच के तार दोषी थे। टोरेंट आई है, अब सब घर घर में लाइट जलने लगी। हो सकता है 2 पैसे ज़्यादा लेती हो, लेकिन कोई बात नहीं, सुविधा देती है, पैसे लेती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अधिकारियों की या ऐसी चीज़ों की जहाँ पर कुछ होती है, तो आप जैसे समाज सेवी जो अपने आप जुट जाते हैं,
क्यों नहीं आप इन लोगों को बेनकाब करते हैं? क्या आप इनसे डरते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि अगर हम इनको बेनकाब कर देंगे तो कल ये हमको अपने पास बिठाना बंद करेंगे? ये मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, आप सामने बैठे हैं आप दोनों, तो इसलिए दोनों से पूछ रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि जो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात आई थी, दर्शकों को मैं बता दूं, क्योंकि जो हमारे साथ हर उम्र और हर वर्ग का जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जब गुड गवर्नेंस की बात आती है तो उसमें मैं सीधे और सपाट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि एक आपके पास एक रोडवेज की बस है और कोई एक अच्छा अधिकारी गया, तो जैसे बस चल रही है वैसे चल रही थी, लेकिन अच्छा अधिकारी जाता है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो वो ये सुनिश्चित करता है कि इसमें शीशा लगाओ, पीछे का देखने का लगाओ, सारी ऐसी चीज़ें हों जो कम खर्चे में भी उस बस को व्यवस्थित रूप से चला सके। यही गुड गवर्नेंस कहलाती है और यही अधिकारी की योग्यता कहलाती है। अगर वो IAS है तो हमें नाज होता है, अगर वो अच्छी चीज़ें देता है, PCS है तो भी नाज होता है, यहाँ तक कि LDC, UDC कोई क्लर्क हो, 4th क्लास कर्मचारी भी हो, अगर कोई 4th क्लास कर्मचारी भी है, अगर वो ढंग से सफाई रखता है, कोई ज़रूरी नहीं कि 8 टाइम झाड़ू लगाए, लेकिन अगर वो रखता है तो वो भी एक गुड गवर्नेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैं आपसे ये कह रहा था, क्यों नहीं आप ऐसे लोगों को, सरकार को ही आखिर दोष क्यों, चाहे सरकार किसी की हो, 70 सालों में सरकार बदलती रही है, सिंहासन स्थायी है, तो हम लोग इन अधिकारियों को क्यों नहीं इनकी जिम्मेवारी फिक्स करते हैं? ये समाज सेवी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनकी ओर उंगली नहीं उठाते। सर, सबसे बड़ी बात जो सिर्फ अधिकारी लेवल पे है, अधिकारी पे उंगली उठाने वाली बात, तो मैंने एक ही बात, पहले एक लाइन कहूँगा, उसके बाद पूरा बताऊँगा कि गरीब, भ्रष्टाचार गरीब की झोपड़ी से उठता हुआ धुआं नहीं होता, ये झरने की तरह है जो ऊपर से नीचे आता है। अधिकारी किसी के अंडर में कार्य कर रहा होता है। मैं अपने परिवार का, मैं अपना परिवार लेकर के चलता हूँ, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे। क्या मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ? क्या मेरी पत्नी मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर सकती है, या मेरा बच्चा मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है? नहीं। अगर करता है इसमें गलती मेरी है, मेरा ढीलापन है, मेरा कहीं लचीलापन है, तब वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। तो ये भी सरकार को हम इसलिए चुनते हैं कि वह अपने अधिकारियों पे ध्यान रखे, अधिकारियों को सही कार्य करने के लिए बोले, और जब नहीं बोला जाता या जैसा चलता है, और हम लोग क्यों नहीं कर पाते, हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन विरोध इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हमारा भी एक छोटा परिवार है, उसका भी चलाना है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिस वजह से हमें पीछे हटना पड़ता है। यही बस एक मेन कारण है। नितिन जी, आप क्या मानते हैं, क्या इस व्यवस्था में लोग व्यवस्था में सरकारों को दोष देते हैं, जबकि चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन उनकी बातों को और उनके कामों को अंजाम देने का काम तो अधिकारी करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब अधिकारी काम नहीं कर रहा है आपकी निगाह में या अपनी निगाह में, तो वो कर ही रहा होता है, क्योंकि पेपर में तो ऑल इज़ ओके, ओके की रिपोर्ट होती है। हमारे एक मित्र हैं, कहते हैं ओके की रिपोर्ट है, और वो बिल्कुल ऐसे ही हमेशा ओके की रिपोर्ट होती है। तो ये जो समाज सेवी होते हैं, जैसे आप भी समाज सेवी, मुझे नहीं मालूम आपके किन अधिकारियों से मधुर संबंध हैं या नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि पहले लोग जन नेताओं को स्टेज पर बैठाते थे और अधिकारी सामने बैठा करता था। आज अधिकारी को, पुलिस का अधिकारी हो या फिर कोई वैसा अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको मंच पर बिठाते हैं। इससे पहले आपको मैं बात करूँ, पूरी बात समझा देता हूँ। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई है। एक बड़े नेता इस देश के रहे, वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो वो आगरा आए थे, आगरा की मंटोला की गलियों में वो गए थे। अचानक वो एक कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर चूँकि प्रधानमंत्री हैं, प्रोटोकॉल होता है, वर्दीधारी होते हैं, पुलिस की बड़ी बड़ी वर्दियाँ थी। तो मतलब मैं ग्रामीण अपना जो सीधा साधा जो व्यक्ति है उसका मनोविज्ञान बता रहा हूँ। तो उस समय जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल के वो बजाय इसके कि सबसे पहले प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री के सामने रखी जाती है, तो जो वर्दीधारी उनकी सुरक्षा में था उसको दे रहे थे। यानी कि आम जनमानस इतना प्रभावित अपने मस्तिष्क से हो जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर आपने जैसे पहले कहा था कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं, 2 ही तो चीज़ें होंगी। सरकार ने सारी चीज़ें आपके लिए मुहैया कराई हैं कि नहीं कराई हैं? अगर कराई हैं तो वो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति
अगर उस तक नहीं पहुंच रहा है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? देखिए, जिम्मेदारी तो पूरी तरह से सरकार की है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। रही बात पब्लिक के पार्टिसिपेशन की, जैसे आपने कहा कि लोग क्यों नहीं इसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सोशल ऑडिट बहुत आसान सा एक मीडियम है। जैसे कहीं सड़क बनती है, गली बनती है, तो शायद ये नॉर्म्स में होता भी होगा, या मेरा मानना ऐसा होना चाहिए कि उसको कब उसको पारित किया गया ऑर्डर को, किसने बनाई, कितनी गारंटी या वारंटी दी उसने, उसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए और कितना फंड अलॉट हुआ, इसकी सारी जानकारी अमूमन वहाँ पे बोर्ड लगता ही है कि इसका शिलान्यास इसने किया। इस तरह का सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी अगर लिखा होगा तो वहाँ पे नंबर भी लिखे होने चाहिए। अगर गली में कोई समस्या आती है, सड़क में कोई समस्या आती है, या 2 साल इस तारीख से इस तारीख तक के बीच में अगर सड़क पे गड्ढा हो जाता है तो इस नंबर पे फ़ोन करें। तो अगर ये आसान सा, अभी भी गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी रखी है, आज कितना आसान है, आप प्रधानमंत्री को मेल भेज दीजिए, चाहे एक्शन लेट होता है लेकिन आपके पास रिप्लाई ज़रूर आता है। सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद रिप्लाई आए, लेकिन आपका रिप्लाई ज़रूर आता है। कोई कंप्लेंट होती है तो वो रिजॉल्व भी पूरी तरीके से होती है। तो अगर सोशल ऑडिट में जाते हैं, मतलब एक आम आदमी भी सवाल कर सकता है, तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें अपने आप ही होना कम हो जाएगी। जो ठेकेदार है या जो अधिकारी है उसको भी भय रहेगा कि अगर ये गलत हुआ तो मेरे ऊपर गाज गिरेगी। जी, ठीक बात है आपकी। अब हम लोग प्रोग्राम के आखिर अंत में आ चुके हैं। मैं विवेक जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि विवेक जी एक संस्था चलाते हैं, हमारी बच्ची नाम की एक संस्था है, और जो बच्चियों को जो परेशानी आती है, हमारे मुकेश जैन जी आगरा के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मुकेश जैन साहब और विवेक रायजादा साहब, ये दोनों मिलकर हमारी बच्ची संस्था नामक एक संस्था चलाते हैं, जो बच्चियों के प्रति जो भी उनकी मुश्किलात आती हैं उससे निपटने के लिए ये और इनकी टीम काम करती है। इतने व्यवस्थित है कि हर थाना क्षेत्र में इन्होंने एक टीम बना रखी है, और जैसे ही सूचना मिलती है तो कोई ना कोई व्यक्ति दौड़ के थाने जरूर पहुंचता है। उसके लिए आपको विवेक जी, आपको और मुकेश जैन साहब, आपकी पूरी टीम को साधुवाद। मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि आखिर ये कोरोना कब तक चलने वाला है, और अगर ये लंबा चलने वाला है, लॉकडाउन चलने वाला है, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है और आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अब कोरोना जिस हिसाब से आज डे बाय डे केसेस निकल रहे हैं, उस हिसाब से तो लॉकडाउन पीरियड को सरकार बहुत बुद्धिमान है, और जैसा भी वो फैसला करेगी, और पूरी जनता को, हमारे हिंदुस्तान की पूरी जनता को सरकार के उस फैसले का स्वागत करना होगा और उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। कोरोना के चलते जो भी लॉकडाउन का सिस्टम आता है उनका, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर ये हम लोग जल्दी विजय प्राप्त नहीं कर पाए, जितना हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे उतना ही हम जल्दी इससे विजय प्राप्त कर पाएंगे और हम अपने अपने कामों पे दोबारा लौट सकेंगे। और तो पालन करें लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का। अगर आगे चलता है इसको तो सरकार को ज़रूर सभी जनता को एक समान देखते हुए उनको एक सहूलियत देनी पड़ेगी, और देनी भी चाहिए। ये जनहित में और देशहित में बहुत ज़रूरी है। अन्यथा लोग भूख से जब मरना शुरू होंगे तो एक अलग समस्या हमारे देश के सामने खड़ी हो जाएगी। वो समस्या ना खड़ी हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी आगे आ सकती है। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग कितना मदद कर सकते हैं ये सब सरकार भी जानती है और हम और आप भी जानते हैं। जी दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसी में से मेरा सवाल नितिन जी के लिए निकलेगा। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहलाने लगी है कि ये डेवलपमेंट हुआ है कि एक जो भी इसका ज्ञान है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहलाता है। 2 वाक्या हैं जो इस देश में बहुत प्रचलित रहे हैं।
और उस पर सरकार की आलोचना और सरकार का समर्थन दोनों ही होता रहा है, और दोनों ही दो अलग अलग पार्टी के। जैसे एक पार्टी के एक नेता के लिए कहा जाता है कि उसने कहा कि मैं 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो इतना बाहर काला धन है कि उससे हर एक आदमी के हिस्से में 15 लाख आ सकते हैं। ऐसा ही एक दूसरा किस्सा है दूसरी पार्टी का है कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलूंगा। उस बयान के पीछे हकीकत ये थी कि वो किसी दूसरी पार्टी के नेता के लिए कह रहे थे कि वो अगर आएंगे तो वो तो ये भी कह सकते हैं कि इधर से आलू डालूंगा तो सोना निकलेगा। तो ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सारा कुछ ज्ञान है। लेकिन यहीं से एक बात और निकलती है अरोड़ा जी कि क्या हम जो इनकम टैक्स देते हैं, जैसा अभी विवेक जी ने कहा मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, तो उनके खाते सरकार के पास इनरोल हैं, या जो जनधन खाते हैं, या जिनमें मनरेगा का पैसा जाता है, ये इस तरह का जाता है, तो सरकार उनमें क्यों नहीं पैसा डलवा देती है? एक जो भी कुछ हो सीधा उसके पास जाएगा। क्योंकि आज ये बड़ा किसी मदद करने को 200 लोग तैयार हैं, मदद लेने वाले कम से कम 500 हैं, लेकिन अब उसमें लोग झिझकने लगे हैं कि घर के बाहर कौन जाएगा। अगर कोई कोबरा से भी एक थैली लेके आ रहा है तो पड़ोसी कहेगा देखो ये तो भीख मांग के खा रहा है। तो आपको क्या लगता है सरकार को इन चीज़ों को जो पिछले 5-6 साल में सरकार ने उठाई कि जनधन खाते, इनकम टैक्स देना ज़रूरी है, टैक्स देना है, आपको खाते से ही पेमेंट करना है, चाहे GST हो चाहे कुछ भी हो। ये तो आपने जो बोला ये तो सिस्टम है कि पैसा ट्रांजैक्ट कैसे हो। इसमें पैसा एज इनकम गवर्नमेंट के पास कहाँ आया? ये तो पैसा कैसे ट्रांजिट हो। जैसे गैस की सब्सिडी है, पहले सब्सिडी काट के आप पैसा दे रहे थे, आज आप पूरा पैसा देते हो, सब्सिडी आपके अकाउंट में तो आ जाती है, दूसरे तीसरे चौथे दिन आ जाती है। तो ये तो सिस्टम ट्रांजैक्शन का है, गवर्नमेंट की इनकम तो है नहीं इसके अंदर। अब आपने कहा कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं देती? नहीं, मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ने पैसा मैं नितिन जी आप मेरे सवाल को प्रश्न को समझे। मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट को आमदनी होती, मैंने ये कहा कि देखिए पहले ये समझना होगा, दर्शकों को भी बता दूं कि सरकार कोई व्यापारिक संस्था नहीं होती। चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे अपने जिला या गांव में जो पंचायतें होती हैं, ये सब एक कल्याणकारी संस्थाएं होती हैं जो जनता का, देश का, जनता का कल्याण करने के लिए होती हैं। जो धन आता है उसे विकास के कार्यों में लगाती हैं, सुरक्षा में लगाती हैं, इस तरह से। जो एक इतना बड़ा, जैसे हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए इस आपदा से निपटने के लिए दिए गए, तो जो इस तरह का अनाज या जो छोटी छोटी चीज़ें जा रही हैं, एक कोई जैसे हो भी रहा है, एक अभी हमारे मेरे परिचित हैं, एक बुजुर्ग महिला हैं, उनके खाते में 500 रुपये आए। वो बड़ी खुश थी कि देखो मेरे पास सरकार ने मुझे 500 रुपये दे दिए, उसके लिए 500 रुपये बहुत थे। तो जो अभी विवेक जी कह रहे थे, जो मध्यम वर्ग है, जो इस तरह के लोग हैं, जो आपको एक तरह से कुछ पैसे देता रहा है, तो वो चिन्हित इसलिए क्योंकि उसका खाता है, तो उसको क्या कुछ मदद नहीं दी जा सकती? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता भी यही है कि आपका परिवार कितना बड़ा है और आप कितना इनकम टैक्स गवर्नमेंट के देते हो, इस हिसाब से आपकी सुविधाएं निर्धारित होती हैं। मेरी आज अपने एक मित्र से बात हो रही थी US में, तो उसने बताया वो और उसकी भाई दोनों लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, और जिस कैटेगरी में वो इनकम टैक्स पे करते हैं उसके हिसाब से कुछ दिन पहले उनके अकाउंट में $1200 आए हैं। तो मैंने उससे पूछा कि $2400 तेरी हाउस हेल्ड तेरे को रिबेट आ गई गवर्नमेंट से, तो तेरा घर का खर्च कितना है? तो उसने कहा अगर मैं रेंट अगर इंक्लूड नहीं करूँ तो मेरा 2 महीने खर्च चल जाएगा, और रेंट अगर इंक्लूड करूँ तो 27-28 दिन का खर्चा मेरा ये गवर्नमेंट ने मेरे को रिफंड कर दिया। तो इस तरह का जो सोशल सिक्योरिटी है इंडिया में अभी लोअर मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हर फॉर्म में टैक्स देते हैं, सड़क से निकलते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो हम अति में पैसा देते हैं, GST भी पे करते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, उसके ऊपर भी GST जाता है। उसके बाद जितनी बार उसे चलाते हैं उस पर बहुत अति में हम पे फ्यूल के ऊपर टैक्स देते हैं। सड़क पे चलते हैं तो टोल की फॉर्म में टैक्स पे करते हैं। जब ग्रॉस इनकम आती है तो हम GST पे करते हैं, नेट इनकम आती है तो हम इनकम टैक्स पे करते हैं। तो टोटल GDP हम पे देखें तो दुनिया में सबसे ऊँचे टैक्स स्ट्रक्चर्स पे हम लोग आते हैं, और इतनी बड़ी कंट्री में हम ये भी नहीं कह सकते GDP हमारा ख़राब है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुंचता, ये भी हम नहीं कह सकते। पर इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मेहनत करके सरकार को कंट्रीब्यूट तो करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, लेकिन वो गैरतमंद है और किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता कुछ मांगने के लिए। तो उसके बारे में सरकार के पास वो कितना इनकम टैक्स पे करता है या
कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास इसका सिस्टम होना चाहिए कि उसकी लिविंग वुड भी अच्छे से जस्टिफाई। तो दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं और जैसी हमारी परंपरा है, हम अपने अतिथियों को एक बार ज़रूर कहते हैं कि आप जो भी कुछ कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो विवेक जी, आप जो भी कुछ आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहें वो कह सकते हैं, और ये भी चाहेंगे कि आप हमारे प्रयासों को लॉकडाउन में जो हम लोग बैठ रहे हैं उसके बारे में भी कुछ कहें जरूर। जी जी, सबसे पहले मैं ये जो प्रयास है लॉकडाउन में जो मंथन, ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। और साथ ही साथ ताज न्यूज़ चैनल को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसे समय में इस तरीके का मंथन बहुत ज़रूरी है। और इसी मंथन में ही एक चीज़ निकल के मेरे अंदर से आती है कि वो ये है कि मैंने देखा है सरकार ने, ऐसा नहीं है कि सरकार ने जनधन खाते में या जिसमें मनरेगा का पैसा आता है उसमें पैसा नहीं आया, उसमें पैसा आया है, लेकिन सरकार की ही अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी जो है वो उसमें फेल होती नज़र आई है। उसमें जैसे ही पैसा आता है वैसे ही महिलाएं और वो मजदूर वर्ग जो है वो ATM के बाहर भीड़ जमा कर देता है, जो लॉकडाउन को ख़त्म कर देता है, एक सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म कर देता है, और वहीं से कोरोना फिर पैदा हो जाता है। जितनी हम लोगों ने कोशिश करी, साधारण जनता ने जो कोशिश करी, वो 1 सेकंड में फेल होती हुई नज़र आती है। तो सब इसमें मेरा जो मानना है वो ये है कि सरकार अगर पैसा ना डाले, लेकिन अपने सारे अधिकारियों को, जितने लोग कार्य कर रहे हैं उनको साफ साफ निर्देशित करें कि आप सबके पास सोशल जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको एज ए वॉलंटियर बनाते हुए और एक लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सबके घरों में अनाज पहुंचा दें। और जो जो खर्चे हैं, सरकारी खर्चे हैं, उन पे अभी थोड़ा से अगर लगाम दे दी जाए, उसको रोक दिया जाए जब तक ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे देश की जनता के लिए। जी, और जनता को विश्वास जो है वो सरकार पे ही है, क्योंकि उसी ने चुन करके आपको वहाँ भेजा है। जी नितिन जी, आज के कार्यक्रम के अंत में आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो आप सभी के लिए यही सुझाव है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो कोविड-19 वायरस है ये चलता नहीं है, फिरता नहीं है, काटता नहीं है, खाएगा नहीं आपको। ये आपके अंदर नाक, मुंह, आँख, कान के रास्ते जाता है। तो आप जब भी बाहर निकलते हैं इसका ध्यान रखें कि वो कवर्ड हो, बार बार हाथ में अपना ध्यान रखें। जितना हो सके थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ गर्म पानी, गर्म सूप, चाय, कॉफ़ी का सेवन करते रहें थोड़ा थोड़ा, ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है भी तो वो गर्म चीज़ से वो ख़राब होकर वायरस अपनी एफिशिएंसी कम कर देता है और उससे आपकी सेहत को थोड़ा बहुत लाभ ज़रूर मिलता है। जितना हो सके घर के अंदर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जी, अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए। जितना घर में रहेंगे सेफ रहेंगे। कोरोना से डरिए, अपनी हिम्मत मत दिखाइए। उससे लड़ना है तो दूर होकर लड़िए, वो अपने आप हार जाएगा, क्योंकि उसकी मारक रेंज इतनी नहीं है कि यदि आप अपने घरों में रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो वो आपको घायल कर पाए। दर्शकों, ये था आज का हमारा द लॉकडाउन सीरीज का दूसरा एपिसोड, जिसमें हमारे अतिथि नितिन अरोड़ा जी और विवेक रायजादा जी थे, जिनके आपने विचार सुने। हर विषय पर खुलकर इन लोगों ने अपनी बात रखी और जो भी इनके मन में आया, हम उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और आपके कुछ सवाल हों जो आप लगता हो कि अगले एपिसोड में हम उनसे पूछें, या आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारे को उसकी सूचना दें। हम किसी भी समुचित एपिसोड पे हम आपको उस बुलाकर यहाँ पर एक आदर रखेंगे। जहाँ तक बात सामाजिक सेवाओं की है, जहाँ लोगों की ज़रूरत में काम आने की बात है, तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा, जब हम अपने समाज की बात करते हैं, देहात की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो शुरू से ही हमारे घर में हमारी माँ हमको ये सिखाती है, पहली रोटी बनती है तो कहती है जा डबलू जा इसको गाय को रोटी खिलाया। ये एक संस्कार होता है, उसका प्रशिक्षण होता है कि अपने खाने से पहले
आप दूसरे को दें। ये कोई परोपकार की आशा में नहीं होता। ये इसलिए नहीं होता कि गाय को एक रोटी खिला दी जाएगी तो आपको कहीं 1 किलो सोना या 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। ये संस्कार उसके मन में डाले जाते हैं कि खुद तो खाना, लेकिन बाद में खाना, पहले और लोगों को या कम से कम बेजुबान को आप खिलाइए। ये संस्कार हमारे बीच में है। लेकिन आज दर्शकों, सब लोग घरों में कैद हैं, सब लोग घरों में मौजूद हैं। मैं कैद नहीं कहूँगा, क्योंकि सब अपने घर में हैं, और जब घर में होते हैं तो कैद नहीं होते हैं। घर में ही आनंद होता है, सब कुछ है, जीना मरना सुख दुख वही होता है। लेकिन आज जब हमारे समाज में अच्छाई की तरफ बात होती है तो हमें अचानक कुछ ऐसे अनाथालय भी याद आते हैं जहाँ बच्चे मौजूद हैं जो इस हिंदुस्तान के ऊपर सवालिया निगाह से देखते हैं। वहीं कुछ बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो अभी भी आश्रम में रह रहे हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब उनके लोग आएंगे। आज हम जब परिवार में रह रहे होते हैं, हमें परिवार की एकता का ध्यान होता है। हमें उन बुजुर्गों की तरफ भी सोचना चाहिए, हमें उन बच्चों की तरफ भी सोचना चाहिए जिनका कोई कसूर नहीं था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को एक ऐसी जगह पाया जहाँ कोई उनका नहीं था। बुजुर्ग जिन्होंने जीवन भर की संपत्ति सबको दे दी, आज भी अगर वो कहीं अनाथालय में होंगे, शायद आगरा में एक रामलाल आश्रम है अनाथालय जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, आज भी उनकी निगाहें, उनकी सोच में यही होगा कि कोरोना चल रहा है, कहीं मेरे बच्चे ठीक तो हैं कि नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर नहीं कर सकती हूँ। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि आप कोई नया घर लॉकडाउन के बाद ख़रीदें तो उसमें ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि उसमें पापा का कमरा होगा, मम्मी का कमरा होगा, मंदिर का कमरा होगा, डब्लू का कमरा होगा, गोलू का कमरा होगा, तो उसमें दादा दादी और नाना नानी का भी कमरा होना चाहिए। तभी हमारा समाज आगे चलेगा। कोरोना जैसे लोगों से तो हम जीतते रहेंगे, क्योंकि हम 65 में भी जीते, हम 71 में भी जीते, हम कारगिल भी जीते, हम आए दिन अपनी गरीबी की लड़ाई से भी जीते। कार्यक्रम के अंत में आपको एक छोटी सी बात बता के अपने कार्यक्रम को ख़त्म करूँगा। बात 1965 की है, जब युद्ध हो रहा था। हमारे सरकार में, हमारे देश में ज़्यादा संसाधन नहीं थे। अमेरिका और दूसरे देशों ने हमें अन्न देने से मना कर दिया था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री निकल के आए और उन्होंने देश से कहा कि मेरे घर में अब इतना राशन नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि 2 वक्त का चूल्हा मेरे घर में चले। आप यकीन मानिए, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया था और एक बार खाना, और उस समय जो अन्न होता था, गेहूं होता था, जो लोग उस समय के यहाँ अपने परिवार में पूछिएगा उसकी रोटी खिंच जाती थी। ये ठीक उसी तरह की बात है जब मोदी जी आके कहते हैं कि हम सबको एक जनता कर्फ्यू लगाना है, लोग खड़े हो जाते हैं। जब वो कहते हैं कि घंटा बजाना है, अभिवादन करना है कोरोना योद्धाओं का, हम ठीक तरफ जा रहे हैं। नकारात्मक चीज़ों से बचिए। और जब मैं मोदी जी की बात करता हूँ तो देश की बात करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री की बात करता हूँ। हो सकता है आप उनसे सहमत हो सकता है आप उनसे असहमत हो सकता है आप उनको वोट देते हो सकता है आप उनको वोट ना देते हो, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जो उस कुर्सी पर बैठता है, उसकी बात को और उसके सम्मान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घरों में रहिए, कोरोना से डरिए। हम रोज़ आएंगे, कल भी आएंगे आपके पास समाज के किन्हीं 2 विशिष्ट लोगों को लेकर, आपसे बातचीत करेंगे। हमारा इरादा यही है, कम से कम घर में बैठे हैं आप, हम उन लोगों को लाके समाज की बाहरी बातों से आपको अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमारे कार्यक्रम में आने का, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमारे कार्यक्रम के आने का। नमस्कार।